गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे, यानी अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बना रहे होंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइंस के क्लास में, और साइंस में हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं। और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन के बारे में। तो आई होप कि आप पीछे के क्लास अवश्य देखे होंगे और देखकर ही आज के क्लास अटेंड करने आप आए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन के टाइप। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग कौन कौन से रिएक्शन पढ़ लिया? तो हमने सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन पढ़ लिया। सेकंड नंबर पर हमने वियोजन पढ़ लिया या अपघटन पढ़ लिया, ठीक है। थर्ड नंबर पर अगर चर्चा करें तो हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया शुरू किए हुए थे। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया शुरू किए हुए थे, ठीक है। तो अगर कोई मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट इसी क्लास में आए हो तो सबसे पहले जाकर प्रीवियस लेक्चर को देखो, ठीक है। चल, हम लोग स्टार्ट किए हुए थे विस्थापन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग ने देखा कि ये दो तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं? दो तरीका के होता है। यानी इसको दो भागों में हमने बांट दिया, ठीक है। बांटा तो एक को हमने कहा एकल विस्थापन। एक को हमने क्या कहा? एकल विस्थापन। और दूसरे को हमने कहा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को हम उभय विस्थापन भी कहते हैं। अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन भी बोल देते हैं। एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। सिंगल क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और बात करें द्विविस्थापन का तो इसका मतलब क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि सिंगल विस्थापन होते क्या है, ठीक है। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील धातु जो होता है, एक क्रियाशील तत्व जो होता है, एक यौगिक से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को हम सिंगल विस्थापन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारा सोडियम है, ठीक है। सोडियम का रिएक्शन हम करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, SO4 से, तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा? सोडियम ज़्यादा पावरफुल है। क्या है? सोडियम ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से सोडियम क्या करेगा? कॉपर को यहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा क्या? सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? कॉपर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हमने क्या कहा था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहा था, ठीक है। एक ही तत्व को क्या किया गया है? रिमूव किया गया है। इस वजह से हम इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बोलो, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं, ठीक है। चल, अब आते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट पर। किस पे आते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। देखो, यानी आज जो हमारा हेडिंग है वो क्या है? डबल। डबल डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई यौगिक है ए और बी। ए और बी जो है कोई यौगिक है, ठीक है। ए और बी जो है हमारा क्या है? यौगिक है, ठीक है, कोई अणु है, ठीक है। ए बी का रिएक्शन हमने करवाया, ठीक है। ए बी का रिएक्शन हमने सी डी के साथ करवाया। किसके साथ रिएक्शन कराया? सी डी के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। ये भी कोई यौगिक है, ये भी कोई यौगिक है, या आप इसको मॉलिक्यूल्स यानी अणु भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें रिएक्शन इसको करवाया, ठीक है, तो यहाँ होगा क्या? यहाँ होगा ये कि यहाँ सबसे पहले ये दोनों जो है आयन में टूटेंगे। क्या होंगे? आयन में टूटेंगे। यानी ए जो है, ए का अगर हम बात करें, ठीक है, ए जो है मान लेते हैं, ठीक है, हमने माना कि ए जो है, ए पर
प्लस चार्ज है, ए पर कैसा चार्ज है प्लस, और बी पर हमने माना कि ये माइनस चार्ज है, बी पर कैसा चार्ज है माइनस चार्ज है, ठीक है। इसी तरीका से सी पर भी हमने कहा कि प्लस चार्ज है और डी पर हमारा माइनस चार्ज है, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि इन दोनों जो है अपने अपने आयन को बदल देंगे, अपने अपने आयन को क्या करेंगे डिस्प्लेस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी अपना अपना जो है आयनों का क्या करेंगे आदान प्रदान करेंगे। क्या करेंगे आदान प्रदान। अब आदान प्रदान का मतलब क्या है कि ए जो है ए सी के स्थान पर चला जाएगा, ए जो है किसके स्थान पर जाएगा सी के स्थान पर। और अगर हम बात करें कि सी जो है किसके स्थान पर जाएगा, तो सी जो है ये ए के स्थान पर आ जाएगा। किसके स्थान पर आएगा ए के स्थान पर। यानी यहाँ से बनेगा क्या, तो देखो ए जो है चला गया किसके साथ डी के साथ, तो बनेगा ए डी, ठीक है। और यहाँ तुम देखोगे तो बी के साथ कौन जाएगा सी चला जाएगा, तो बनेगा क्या सी बी बनेगा। क्या बनेगा सी बी बनेगा। यहाँ देखो ए जो था प्लस था, ए क्या था प्लस चार्ज था इस पर, डी पर कैसे चार्ज थे माइनस चार्ज था, सी पर प्लस चार्ज था, बी पर क्या था माइनस चार्ज। तो यहाँ देखो कि दोनों जो है यहाँ दोनों धातु जो है या कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में से जो एटम्स है यानी एक जो तत्व है वो क्या कर रहा है अपने आयन को आदान प्रदान कर रहा है। यानी ए जो है उठकर सी के पास चला जा रहा है और सी उठ के ए के पास चला जा रहा है। यानी यहाँ दोनों तत्व एक दूसरे के स्थान क्या कर रहे हैं पकड़ ले रहे हैं। यहाँ दोनों जो है तत्व किसका स्थान पकड़ ले एक दूसरे के स्थान पर जाकर बैठ जा रहे हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन या उभय विस्थापन के नाम से जाना जाता है। बोलो इसमें कोई समस्या है तो अब पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं। इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बनेगा, ठीक है, एक अवक्षेप का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा जब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट में अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चल देखो जैसे हमने क्या किया, हमने कहा कि जैसे हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल है हमारा कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया NaCl, हमने क्या लिया NaCl हमने लिया, ठीक है। इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 के साथ। किसके साथ AgNO3 के साथ। ये हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम नाम लिख दें तो नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम क्या है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में हमने कई बार बताया है, ठीक है। अब यहाँ रिएक्शन होगा तो क्या होगा देखो, जब यहाँ रिएक्शन होगा तो सोडियम पर प्लस चार्ज, ठीक है, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है। उसी तरीका से यहाँ भी देखेंगे तो इस पर Ag पर यानी सिल्वर पर प्लस चार्ज है और नाइट्रेट पर माइनस चार्ज है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे अपने अपने आयन का आदान प्रदान करेगा, अपने अपने आयन का क्या करेगा आदान प्रदान। यानी इसका आयन उठ के यहाँ आएगा और यहाँ का आयन उठ के यहाँ जाएगा। यानी यहाँ जो नए तत्व बनेंगे, यहाँ देखो यहाँ का जो नया तत्व बनेगा वो सोडियम उठेगा और चला जाएगा किसके साथ नाइट्रेट के साथ, तो बनेगा NaNO3। क्या बनेगा NaNO3 बनेगा, ठीक है। और साथ यहाँ क्या बनेगा अब Ag कहाँ चला जाएगा Cl के पास, तो यहाँ क्या बना AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बना। और यही जो सिल्वर क्लोराइड है ये निर्माण करेगा किसका, तो आप कहोगे कि हमारा अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा अवक्षेप। तो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड का क्या मिलेगा अवक्षेप मिल जाएगा। तो यही अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बात क्लियर हुए बोलो क्या तुम्हें समस्या है
अब तो तुम्हें समझ में आ रहे होंगे कि हमने क्या कहा, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, टूटा है Na प्लस में और Cl माइनस में, ये भी टूटा है Ag प्लस और NO3 माइनस में। ये सोडियम चला गया क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, ठीक है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सिल्वर के स्थान पर सोडियम आ गया और क्लोरीन के साथ कौन चला गया, तो सिल्वर चला गया। ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल था। बोलो कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यही हमने यहाँ पर कहा था, ठीक है। अब तुम जान गए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं, तुम इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो अब इसी तरीका से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को हमने रिएक्शन कराया, क्या करवाया, रिएक्शन कराया किसके साथ, तो सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 के साथ, ठीक है। इसके साथ हमने क्या करवाया, रिएक्शन कराया। जैसे ही हमने रिएक्शन कराया, ठीक है, तो समझो हमारी बात को, यहाँ से बेरियम, बेरियम उठकर कहाँ जाएगा, सोडियम के पास, और सोडियम उठ के जाएगा किसके पास, बेरियम के स्थान पर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, तो तुम कहोगे कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, 2NaCl बनेगा, और साथ में हमारा क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनकर तैयार होगा। तो इस तरीका से हमारा क्या हुआ, कोई दिक्कत, इस तरीका से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी दो तत्वों का क्या होता है, स्थान में परिवर्तन होते हैं, सीधी सी बात समझो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चल, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट था, और भी अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चल, बेरियम क्लोराइड को अगर हम इसी को देखें, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को हमने कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ हमने रिएक्शन कराया, ठीक है। तो बनेगा क्या, यहाँ देखो, बेरियम जाएगा कॉपर के पास, कॉपर जाएगा बेरियम के पास, यानी यहाँ से बनेगा कॉपर क्लोराइड बनेगा, CuCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट हमारा क्या है, अवक्षेप है, इस वजह से इसको नीचे की ओर आप डायरेक्शन दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब तो तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड को हमने रिएक्शन कराया अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, हाइड्रा ऑक्साइड के साथ। यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का जब हमने रिएक्शन कराया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो तुम कहोगे कि एल्युमिनियम जाएगा किसके पास, अमोनिया के पास, तो बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ देखो एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया, प्लस क्या हुआ, प्लस, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, और यहाँ से क्या बनेगा, तो तुम कहोगे कि बनेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl, NH4Cl3 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, NH4Cl3 बनेगा, ठीक। अच्छा, यहाँ Cl जो है 3 है, अमोनियम यहाँ कितने हैं, 3 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं पैर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। बोल, यहाँ तक किसी को समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, क्या आपको कोई समस्या है, नहीं है। चल, तो ये हमारा क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गए होंगे।
तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समाप्त कर दिया। क्या समाप्त किया? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समाप्त कर दिया। ठीक है, चल अगला हमारा है रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण बोलते हैं। ठीक है, यानी न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ एक बात आप याद रखोगे, उदासीनीकरण। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इस उदासीनीकरण को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो एसिड, बेस एंड साल्ट के पास पढ़ेंगे। ठीक है, किस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे? यानी सेकंड चैप्टर में हम लोग इस उदासीनीकरण रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आपको ना तो एसिड के बारे में पता है और ना ही आपको बेस एंड साल्ट के बारे में पता है। ठीक है, इस वजह से जिस चीज को जहां पढ़ना है हम लोग वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा, ठीक है, अगला जो रिएक्शन है हम कह सकते हैं कि अगला रिएक्शन है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती एवं अप्रतिवर्ती, या इसी को आप अपरिवर्तनीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनीय भी आप कह सकते हो। ठीक है, चल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आपका जो टॉपिक है। ठीक है, चल देखो समझते हैं इसमें होता क्या है, समझने का प्रयास करो। सबसे पहले समझते हैं रिवर्सिबल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? रिवर्सिबल के बारे में। इसमें होगा क्या, देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ होगा क्या कि जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिए और हमने ऑक्सीजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया और ऑक्सीजन गैस लिया। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, तो अभिक्रिया कराने पर हमारे पास क्या मिलेगा? 2H2O मिलेगा। ये हमारा क्या मिलेगा? जल मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको पढ़ा दिए हैं। ये अब तक क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अब तक क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करें कि 2H2O, ठीक है, इसको हमने तोड़ा। ठीक है, तो तोड़ने पर क्या मिलेगा? तोड़ने पर कहोगे कि हमें मिलेंगे क्या? तो तुम कहोगे कि मिलेगा हमें 2H2O के जगह पर 2H2 प्लस O2 मिलेगा। यही मिलेगा, इसमें तो कोई हमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पहले पढ़ा चुके हैं आपको, ये भी पढ़ा। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ये क्या है? आपका अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण कर रहा है। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? जल का निर्माण कर रहा है। और यही चीज आप देखोगे तो जल जो है टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया बोलते हैं। यानी पहले क्या होगा? दो तत्व मिलकर एक तत्व का, नया तत्व का निर्माण करेगा और वो नया तत्व तोड़कर पुनः वो तोड़ क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। पुनः उस तत्व को प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं रिवर्सिबल
रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल याद रखो, इसका परिभाषा वगैरह नहीं पूछने वाला। ठीक है, परिभाषा ये सब नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो परिभाषा आपका रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझाएं। ठीक है, यही पूछा जा सकता है। या पूछा जाएगा कि एकल विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, या पूछा जाएगा डबल विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीका से पूछे जाएंगे। बाकी सब एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चल, तो आप याद रखना कि जब प्रतिवर्ती होता है तो प्रतिवर्ती में क्या होते हैं, हम लोग इस तरीका के एर्रो का साइन देते हैं। किस तरीका का, इस प्रकार के एर्रो का हम लोग साइन देते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती रिएक्शन का हमारा क्या है, तुम कहोगे प्रतिवर्ती रिएक्शन का ये हमारा क्या है, सिंबल है। प्रतिवर्ती रिएक्शन का ये हमारा क्या है, सिंबल है। ठीक है, बात क्लियर है। चल, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ जाते हैं। तो अगर इसी चीज को हमें लिखना होगा, इन दोनों को अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि जैसे देखो 2H2 प्लस O2, यहाँ हमने बनाया क्या, 2H2O। ठीक है, यहाँ हमने क्या दिया, एक ऐसे सिंबल दिया, तो यही हमारा क्या कहलाया, यही हमारा कहलाया रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहलाया, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाया। यानी पहले दो मिलकर एक बना और एक से फिर टूटकर वही दो चीजों का प्राप्ति हो गया। ठीक है, चल, तो ये हमारा बात समझ में आ गए होंगे कि रिवर्सिबल क्या होता है। इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबल में क्या होगा, अगर ये टूट कर बना है, ये टूट कर बना है, ठीक है, या ज्वाइंट होकर बना है, यहाँ पर 2H2 और ऑक्सीजन मिलकर अगर निर्माण किया है 2H2O का, तो अब ये 2H2O को तोड़ के हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसे जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। बोलो, बात क्लियर है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल, अब आपको रिएक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको इतनी बारीकी से पढ़ा दिया गया है कि आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चल, देखो हमने लिखा Fe3O4। ठीक है, हमने क्या किया, Fe3O4, या ऐसे देखो हमने फेरस को, किसको, फेरस को हमने रिएक्शन कराया H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ, जल के साथ। ठीक है, यानी ये वाष्प है। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 ऐसे कर दिया। ठीक है, 3 की जगह पर 4 कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो हमारा क्या बना, हमारा बना Fe3O4 प्लस, और क्या मिला, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिला। क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। कितने हाइड्रोजन गैस, तो 8। तो यहाँ हो गया कितने, 4 का डबल 8। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने रिएक्शन कराया फेरस को किसके साथ, तो हमने वाष्प के साथ। ये क्या है, हमारा वाष्प है। ठीक है, वाष्प है तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में गैस लिख देते हैं। ठीक है, वाष्प के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला फेरस ऑक्साइड। क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिला। ठीक है, चल, देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी चीज को हमने किया क्या, Fe3O4 को और प्लस हमने हाइड्रोजन गैस, और किसको हमने, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 4H2 को। ठीक है, जब हमने रिएक्शन कराया, पुनः इसको अपघटित किया, तोड़ा, तो ये पुनः हमें मिल जा रहे हैं क्या, तो 3Fe प्लस 4H2O प्राप्त हो जा रहा है। तो जब हम देख रहे हैं कि इसी चीज, इससे बना ये और इससे बना ये,
तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, तो कहोगे कि हमारा रिवर्सिबल यानी प्रतिवर्ती अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिवर्ती अभिक्रिया है। बोलो, बात क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ले लेते हैं, देखो हमने क्या किया, जैसे अमोनिया 2NH3, ठीक है, इसको हमने तोड़ा, ठीक है, इसको हमने तोड़ा, तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला। क्या मिला? नाइट्रोजन यानी N2 और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, तो कहोगे हाइड्रोजन है तो 3H2, ठीक है। ये दोनों गैस की हमें प्राप्त हुई, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इस वजह से हम यहाँ कर देते हैं रिवर्सिबल। केवल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इस सिंबल को आप ध्यान रखते हो तो आप समझ जाओगे कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। बोलो, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होने चाहिए, ये हमारा मानना है, ठीक है। आपको क्या लगता है आप बताना जरा कमेंट बॉक्स में, बोलो, बताओ जरा हमें, क्या तुम्हें कोई समस्या हो रहे हैं? नहीं? चल, तो ये हमारा क्या था, इसी तरीका से और भी एग्जाम्पल लेना चाहोगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ले लेते हैं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। SO2, 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। तो जैसे ही रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड मिला। क्या मिला? सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। अब यहाँ देखो 4 और 2 6, तो यहाँ 6 बना देते हैं, तो 2SO3, ठीक है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन थे। बोलो, अब तो तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ पॉइंट लिख लो, ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, इस बात को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने जाना कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका बच जाएगा एक रिएक्शन और, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलते हैं। देखो, आपको बताया गया था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। यानी आपको ये चीज़ पढ़ाया गया है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा पावरफुल है, पोटेशियम से कम पावरफुल सोडियम है, सोडियम से कम पावरफुल कैल्शियम है, कैल्शियम से कम पावरफुल तो आप कहोगे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से कम पावरफुल तो आप कहोगे एल्युमिनियम है, ठीक है। मैग्नीशियम से कम पावरफुल कौन है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम से कहोगे तो कम पावरफुल है आपका जिंक, एल्युमिनियम से कम पावरफुल कौन है? तो जिंक है। जिंक से कम पावरफुल कहेंगे तो वो क्या है? फेरस। अच्छा, यहाँ समझने का प्रयास करना, कम पावरफुल हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हें समझाए थे पिछले लेक्चर में कि जो ज़्यादा मजबूत होगा वो क्या करेगा? दूसरे को हटा देगा, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि जल्दी रिएक्शन करेगा, क्या करेगा? जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। चल, तो ये हमारा क्या हो गया, जिंक से ज़्यादा, जिंक से कम रिएक्टिव है फेरस। फेरस के बाद अगर हम बात करें तो फेरस से कम रिएक्टिव होता है लेड, सीसा, सीसा से कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन, कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है कॉपर, कौन होता है? कॉपर होता है। कॉपर से कम रिएक्टिव होता है पारा, पारा से कम रिएक्टिव होता है, तुम कहोगे एजी, और एजी से कम रिएक्टिव होता है एयू, ठीक है। क्या तुम्हें दिख रहे हैं? क्या तुम्हें ये सारा चीज दिख रहा है? चल, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। देखो,
हमने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद फेरस है, फेरस के बाद सीसा है, सीसा के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद पारा है, पारा के बाद तुम्हारा सिल्वर है, सिल्वर के बाद सोना है। ठीक है, यानी इस तरीका से आपको ये चीज याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा, क्योंकि देखो जब हम करते हैं क्या कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, तो मान लेते हैं एल्युमिनियम के साथ, किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। तो यहाँ क्या करेगा, एल्युमिनियम जो है इस कॉपर को हटा देगा, एल्युमिनियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ पर है और कॉपर देखो यहाँ पर है। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से क्या बना देगा, एल्युमिनियम सल्फेट बना देगा और बन जाएगा क्या, कॉपर हो जाएगा। बात समझ में आया। अच्छा, इसी के जगह पर अगर रहता क्या तुम्हारा, इसी के जगह पर हम ले लेते पारा को, किसको लेते, पारा को, तब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था, तब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पारा से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर है, पारा से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल नहीं था, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, यानी कॉपर से पहले बाद में कौन आया है, पारा आया, सोना आया, चांदी आया, इन सब में से कोई भी होता तो रिएक्शन नहीं करता। लेकिन कॉपर के पहले जितने सारे एलिमेंट्स थे, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता। ठीक है, रिएक्शन होते पॉसिबल। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, आपको सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने बड़ों का आदर एंड सम्मान करते रहें। ठीक है, चल फिर मिलते हैं।